नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 को हम पूरा कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं। और आज हम आधुनिक काल के भारत भारती को पढ़ेंगे, जो कि द्विवेदी युग में है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम भारत भारती को पढ़ेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देख लेते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी में सन 1886 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और 12 दिसंबर सन 1964 में गुप्त जी का देहांत हो गया था। साहित्यिक जो इनका परिचय है, वह मैथिली शरण गुप्त जी ने बाल्यावस्था में ही मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था में ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य की रचना किया करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को और अधिक समृद्ध किया था। इनकी कविता लेखन का प्रारंभ 1909 में हुआ था, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई थी। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया था। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे गुप्त जी की कृतियों की। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक तो अनुदित और दूसरी इनकी मौलिक रचनाएं। अनुदित उनका साहित्य बहुत विशाल है और इन्होंने बहुत अधिक लेखन कार्य किया है। पहले हम इनकी मौलिक रचनाओं को देखेंगे, जिनकी रचना इन्होंने स्वयं की है, जिसमें प्रथम है भारत भारती, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। दूसरी है साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का ये दूसरा स्तंभ मानी जाती है और बहुत ही अधिक फेमस इनकी ये रचना है और हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अगली वीडियो में इसी पर बनाऊंगी। तीसरी है यशोधरा। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। दोस्तों, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आपको ये पता होनी चाहिए।
इनकी अन्य मशहूर रचनाएं जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। वे हैं जयद्रथ वध, अनघ, द्वापर, झंकार, पंचवटी, नहुष, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, सिद्धराज। अब बात करते हैं इनकी अनूदित रचनाओं की। वे हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संहार। ये इनकी अनूदित रचनाएं हैं। चलिए भारत भारती की प्रस्तावना को पहले हम देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ पदों के बारे में हम जानेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। दोस्तों ये रचना सरल भाषा में है। आप आराम से जब उसे पढ़ेंगे तो आपको मतलब सारी, बहुत लंबी पूरी किताब है ये, तो इसको YouTube पर इसके वीडियो बनाना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसके कुछ पद आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैं इसकी व्याख्या आपको करके बताऊँगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसके पदों में और किस तरह की ये रचना है। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, और ये प्रस्तावना से ही आप समझ जाएंगे कि इस किताब में क्या है। भारत भारती की प्रस्तावना में स्वयं गुप्त जी लिखते हैं, यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। वह समय था कि यह देश विद्या, कला और कौशल, सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक आज का समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा पतन। परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे हम पा नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता? क्या सचमुच हमारी ये निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा नहीं की जा सकती? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई है जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अवांछनीय अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए एक प्रोत्साहन भी हो। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों में कुर्री सुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी KCIE महोदय हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्वदर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूँगा। इसके कुछ ही देर बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पात्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसहत को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह और अनुरोध किया। राजा साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ। तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल ही ना होने की अपेक्षा
कुछ तो हो ही। मैंने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया। श्री राम नवमी संवत 1968 से आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर सका हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों तक इसका काम रुका रहा। इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलंब हुआ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज और माननीय श्रीयुत बृहस्पति जी महोदय के निकट उनकी उन अमूल्य सम्मतियों के लिए जिन्होंने मुझे इस विषय से कृतार्थ किया है, किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। सहोदर श्रीयुत पंडित पदम सिंह जी शर्मा, राय कृष्णदास जी और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे सहायता दी। हाल ही में कैफ़ी के मुसद्दों भी मैंने लाभ उठाया, इसीलिए उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता मैं प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों से इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए हैं, उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी है। अपनी सामाजिक दुरावस्था में वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया गया, जिन दोषों ने हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं। क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने के लिए समुचित रीति से आकृष्ट ना होगा। फिर भी यदि भूल से कोई बात अनुचित लिख गई हो, तो उसके लिए मैं नम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनाधिकार चेष्टा की है। मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान ना दें और इस ढंग की दूसरी कोई अच्छी पुस्तक ना निकले, तब तक आशा है उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करें। ये भारत भारती पुस्तक की मैंने आपको प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। आप समझ गए होंगे कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई। इसमें भारत के गौरव गान का वर्णन किया गया है, गौरव गान किया गया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को इस पुस्तक के माध्यम से गुप्त जी ने दर्शाने का प्रयास किया है, जो कि सभी अब पश्चिम संस्कृति की ओर अपना रुख करते जा रहे हैं। तो लोगों को चेताने के लिए तथा अपनी संस्कृति की अच्छाइयों को याद दिलाने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, आगे हम इस पुस्तक के कुछ अंशों की व्याख्या को देखेंगे। दोस्तों, व्याख्या को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका पद देखते हैं। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भाविनी वह भारती है हे भगवते, सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। ये जो काव्यांश है ये भारत भारती का ही लिया गया है और मैथिली शरण जी राष्ट्र कवि जो थे वो इसके रचनाकार हैं। इसके अंतर्गत अतीत का वर्णन इन्होंने किया है। इन पंक्तियों में कवि का कथन है कि हे प्रभु, श्रेष्ठ पुरुष अपने मंदिर में जिसकी वंदना करते हैं, मानस भवन में यानी अपने मन मंदिर में
आर्यजन जिसकी उतारे आरती, जिसकी वंदना करते हैं। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ऐसे भारतवर्ष में उसी माँ भारती का स्वर गूंजने लगे। हे प्रभु, हो भद्र भावोद्भावनी वह भारती है, हे भगवते वह माँ भारती सद्भाव से युक्त हो, जिन्हें पढ़कर और सुनकर भारतवासी भी सद्भाव ग्रहण कर सकें। सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते, उनमें शुद्ध बुद्धि का विकास हो। हे प्रभु राम, हे प्रभु कुछ ऐसा वरदान दीजिए। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अगली पंक्तियां देख लेते हैं हम लोग। हाँ लेखनी हथपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृत कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। आपको समझ में आ गया होगा इन पंक्तियों का अर्थ, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। कवि अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेखनी यानी कलम, कि ऐ मेरी लेखनी, हे मेरी लेखनी, तुझे भारतवर्ष के वर्तमान की कथा हृदय रूपी पत्र पर लिखनी होगी। लिखनी है तुझे यह कथा हृदय पत्र पर, तुझे कथा ये लिखनी होगी। तुम्हें पूरी तरह से आँखों की कालिमा काजल में डूबकर और पूरी तरह से तैयार होकर यह कार्य करना होगा। दृत कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। तुम्हें स्वच्छंदता पूर्वक कुछ ऐसे प्रस्ताव करने पड़ेंगे, अर्थात ऐसे विषयों का लेखन करना पड़ेगा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। तुझे स्वच्छंदता पूर्वक कुछ ऐसे प्रस्ताव करने पड़ेंगे, ऐसे विषय लिखने पड़ेंगे जिन्हें सुनकर भारत की जनता के सोए हुए भाव जागृत हो जाएं। आगे देखते हैं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। आसान पंक्तियां हैं, आराम से समझ में आ रही हैं। आगे इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में किसी का भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। संपदा और विपदा तो रात और दिन की भांति घूमते रहते हैं। आज जो व्यक्ति अनाथ है कल वही दूसरों का स्वामी बन सकता है। आज जो प्रसन्नतापूर्वक उत्सव मनाने में लीन है कल वही शोकग्रस्त होकर विलाप कर सकते हैं। इन पंक्तियों का ये अर्थ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला पद इसका। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। कवि इस पद में कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरवमयी अतीत का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि एक समय वह था जब चारों ओर भारतवर्ष की चर्चा होती थी, उसके सद्गुणों की कीर्ति सब ओर व्याप्त थी। परंतु वर्तमान में भारत की ऐसी दुर्दशा होगी, इसका स्वप्न में भी कभी किसी को ध्यान नहीं था। आगे, क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। क्या भारतवर्ष का ये अतुलित उत्थान पतन के लिए ही हुआ था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो
पद्म हैं तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है। जो आज अवनति को प्राप्त है अर्थात पतन को प्राप्त हो रहा है, वह पहले काफ़ी उन्नत रहा होगा। इसके विपरीत जो आज उन्नति कर रहा है वह कभी ना कभी अवनत रहा होगा। उन्नति और अवनति प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति व अवस्था से संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो कमल सबसे पहले खिलते हैं वही सबसे पहले मुरझाकर कीचड़ में मिल जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। और जो कुमुद मुरझाए हुए पड़े रहते हैं वे अंत में खिल जाते हैं। कहने का भाव यह है कि उन्नति, अवनति, संपदा, विपदा प्रकृति का अटल नियम है। अगला पद हम देख लेते हैं इसका। उन्नति व अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्नति और अवनति प्रकृति का अटल नियम है। जो सूर्य आकाश में सर्वप्रथम उदित होता है, वही पतन को भी सबसे पहले प्राप्त होता है। कवि भारतवर्ष के संदर्भ में कहते हैं कि हमारी अवनति ही हमारी उन्नति की कला कह रही है। उत्थान हो जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। कि जिसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ, जो मतलब कभी उदय ही नहीं हुआ, तो अस्त क्या होगा। जैसे अगर सूर्य उदय ही नहीं होगा तो उसके अस्त होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। तो जिस चीज़ का कभी उत्थान ही नहीं हुआ उसका पतन क्या होगा। उन्नति के समय अवनति की चिंता नहीं होती। चिंता नहीं जो भी व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो, चिंता तब भी है जब उसका फिर नवीन विकास हो। आगे कवि कहते हैं कि चिंता का विषय है तो तब यह है कि यदि अवनति होने के पश्चात पुनः उन्नति ना हो। जब इस विशाल आकाश में चंद्रमा का पतन होता है तो इसकी चिंता नहीं, क्योंकि कुछ देर पश्चात चंद्रमा का पुनः विकास हो जाएगा और चंद्रमा की रोशनी में आकाश और पृथ्वी दोनों जगमगा उठेंगे। ठीक है, ऐसी दशा भत भाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। आगे इसमें कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के दुर्भाग्य की ठीक ऐसी ही दशा है जिसका चरम उत्कर्ष कभी का समाप्त हो चुका है। और चिंता इस बात की भी है कि यह प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, अर्थात भारत का निरंतर पतन हो रहा है। जब से ईश्वर इससे विमुख हुआ है तब से निरंतर विमुख ही बना हुआ है। आगे हम अगला पद देखेंगे इसका। यह नियम है उद्यान में, पक्कर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ। कवि कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि उद्यान यानी बगीचे में जहाँ पुराने पत्ते झड़कर गिर पड़ते हैं, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ, उसके स्थान पर नए नए कोमल पत्ते लहलहाने लगते हैं। पर हाय
इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहें या सुखना, काया पलट या काल है। परंतु दुर्भाग्य की बात तो ये है कि भारतवर्ष रूपी उद्यान की दशा ऐसी भिन्न है कि इसकी वर्तमान दशा को हम पतझड़ कहें या फिर इसका सूख जाना कहें, काया पलट हो जाना कहें या फिर इसकी मृत्यु होना कहें। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल के कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। इसकी वर्तमान दशा तो काया पलट कहें या फिर इसकी मृत्यु होना कहें। अब इस भारतवर्ष रूपी उद्यान के शोभा और सुगंधित फूल कुम्हला गए हैं, अर्थात भारत को शोभा प्रदान करने वाले तत्व अब नहीं रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वे फल रसाल नए नए, रसाल किसको कहते हैं, किसका पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं बता देती हूँ वैसे आपको। रसाल का अर्थ होता है एक फल, यानी आम। आम को हम रसाल कहते हैं। तो भारतवर्ष में इस उद्यान में रस से युक्त फल उत्पन्न अब नहीं होते हैं। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ हैं, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ हैं। तो ये भारतवर्ष रूपी जो उद्यान है, इसके विषय में कवि कह रहे हैं कि अब भारतवर्ष रूपी उद्यान में आनंद, संकल्पनाओं, भावों या विचारों का जन्म नहीं होता है। अब इस उद्यान में केवल झाड़ और झंखाड़ ही खड़े हैं, अर्थात भारतवर्ष में अब केवल बुरे विचार, बुरे रीति रिवाज ही पनप रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब इस भारतवर्ष रूपी उद्यान का शरीर पूरी तरीके से सूख चुका है और अब केवल हड्डी ही इसमें शेष रह गई हैं। अगला पद देख लेते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो का आखिरी पद है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपत वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। भारतवर्ष की तत्कालीन दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि कठोर दुख जंगल की आग की भांति इसे निरंतर जला रहा है। इतना ही नहीं, ईश्वर भी दुखों की बिजली इसके ऊपर गिरा रहा है। ये विपत्र वज्र चला रहा, यानी बिजली गिरा रहा है। कवि कहते हैं कि यद्यपि इस आग को हमारी आँखों से निकले आंसुओं का जल बुझा सकता है, परंतु भारतवर्ष के लोगों के मन में स्वार्थमय सूखा अनुराग है, अर्थात भारतवासी सच्चे मन से देश के लिए आंसू भी नहीं बहा रहे हैं और देश के प्रति उनकी चिंता केवल एक दिखावा है। आगे देख लेते हैं। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित तप्त को इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें हे भूतकाल कथा कभी। इसमें आगे कवि कहते हैं कि भारत के सहृदय लोगों के निर्मल हृदय रूपी आग के कारण दया के वश द्रवित अवश्य होते हैं, यानी जो सहृदय लोग हैं उनके दिल में दया ज़रूर है। ऐसे लोगों को कभी भी भारत के भविष्य को लेकर और कभी वर्तमान पीड़ा को लेकर चिंता तो होती है, पर
इस विषय पर वे केवल चिंता ही करते हैं। प्राचीन काल में भारत कितना उन्नत था और वर्तमान समय में कितना अधिक पतन को प्राप्त हो गया है। करती तथा चंचल उन्हें हे भूतकाल कथा कभी। इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे, उसको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। आगे हम इसका अर्थ देखेंगे इन अंतिम पंक्तियों का, कि वे भारत के भविष्य की चिंता तो अवश्य करते हैं जो सहृदय लोग हैं, परंतु वर्तमान समय में इतना अधिक पतन हो गया है, जितना अधिक भारत कितना अधिक पहले उन्नत था उतना ही पतित अब हो गया है। अंतिम जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ है कि कवि की वाणी को सुनकर क्या कुछ लोग सजग होंगे। कवि कहते हैं कि इस विषय पर आज हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सुनकर लोग सचेत होंगे, अर्थात भारतवासी भारत की इस दशा को सुधारने के लिए कोई प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं कि कवि का जो कठिन से कठिन कर्म है मैं उसकी अवहेलना नहीं करता, अर्थात एक सच्चा कवि होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। परंतु कवि कहते हैं कि क्या उत्कृष्ट विषय से पाठकों के विचार भी उत्कृष्ट होंगे, अर्थात क्या महान और प्रेरणादायक विचारों से पाठक भी प्रेरणा लेकर अपनी जीवन शैली में और विचारों में कुछ परिवर्तन लाएंगे। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी इस रचना को पढ़कर क्या भारतवासी पुनः भारत के उत्थान के लिए कुछ संकल्प लेंगे। दोस्तों, ये था इन पंक्तियों का भावार्थ। मैंने आपको काफ़ी सारे इसमें पद बताए हैं। दोस्तों, ये पूरी पुस्तक है तो इस टॉपिक को इतना ही पढ़ेंगे, इसी में सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की अगली जो हमारी रचना लगी हुई है सिलेबस में वह है साकेत। तो साकेत को हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।